रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि सभी बैंकों को रेगुलेट एवं कंट्रोल करने का काम करता है और इंडिया की क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। आज हम जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके फंक्शन और इसके क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्या टूल्स हैं जिससे ये क्रेडिट और मनी को इंडियन इकोनॉमी में कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ बाई आरबीआई एक्ट 1934। और इसका अगर नेशनलाइजेशन की बात करें तो ये 1949 में हुआ, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ और इसका नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ। और इनिशियल जो है इसका क्या वर्क था, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंक्स इन इंडिया। यानी कि जो इंडिया में जो बैंक्स थे उनके कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। और दूसरा इसका क्या फंक्शन था, बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडियन गवर्नमेंट का ये क्या बनाया गया, बैंक बनाया गया और कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक्स। इंडिया में जितने बैंक्स थे उनके कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी को के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक के रूप में इस्टेब्लिश किया। लेकिन आज के समय में इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो आइए जो है हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या क्या फंक्शन या क्या क्या अथॉरिटी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में करेंसी और कॉइन्स को इशू करने का काम करता है, लेकिन 1 रुपये के कॉइन्स और करेंसी को छोड़ के। यानी 1 रुपये के कॉइन्स और करेंसी को छोड़ के बाकी सारे जो है डिनोमिनेशन के जितनी भी करेंसी या कॉइन्स हैं सबको जो है, चाहे वो 5 रुपीज़ की हो, 10 रुपीज़ की हो, 20 की हो, 50 की हो या 2000 की हो, उसको जो है इशू करने की अथॉरिटी जो किसके पास है, आरबीआई के पास। अब बात आती है कि 1 रुपये और जो है 1 रुपये की करेंसी और कॉइन को कौन रेगुलेट करता या इशू करता है। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। और सिग्नेचर जो है 1 रुपीज़ के करेंसी पे फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूछा जाता है कि 1 रुपये के करेंसी या 1 रुपये के कॉइन और करेंसी को कौन इशू करता है और 1 रुपये के
करेंसी पे सिग्नेचर किसका होता है। और बाकी जितनी भी करेंसी होती हैं सब पे जो है सब पे सिग्नेचर किसका होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई का। यानी आरबीआई के गवर्नर का सभी करेंसी पे सिग्नेचर होता है, सिर्फ 1 रुपये की करेंसी को छोड़ के जिस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। तो ये पहला फंक्शन रहा, यानी कि इंडिया में कॉइन्स और करेंसी को इशू करने का, सिक्के और नोटों को जारी करने का काम आरबीआई करती है, सिर्फ 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये की नोट को छोड़कर, जिसको जो है वित्त मंत्रालय और इशू करता है, और 1 रुपये की करेंसी पे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी का, वित्त सचिव की सिग्नेचर होती है। अब इसके बाद हम इसके दूसरे फंक्शन को देखते हैं। सेकेंड फंक्शन की बात करें तो अब अगर इसको इशू किया तो करेंसी और कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब ये आया कि आरबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एंटिटी है, अथॉरिटी है। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए सारे नोट और करेंसीज़ को, वो उसमें सारी आ जाती हैं। 1 रुपये की भी आ जाती करेंसी और 1 रुपये का सिक्का भी आ जाता है, कॉइन्स भी आ जाता है। सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरे इंडिया में, पूरे इकोनॉमी में काम कौन करता है, आरबीआई करता है। थर्ड फंक्शन की अगर बात करें तो ये बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो किसके माध्यम से होगा, आरबीआई का। यानी कि गवर्नमेंट के सारे जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का की अथॉरिटी या जिम्मेदारी वो किसके पास होती है, आरबीआई का। चाहे फॉरेन में हो ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो, लेकिन गवर्नमेंट का सिर्फ, या चाहे वो गवर्नमेंट का बॉन्ड हो, सिक्योरिटीज़ हो, वो सबका ट्रांजैक्शन जो है आरबीआई ही करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर फोर्थ फंक्शन की बात करें तो अनाउंस क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को अनाउंस करने का काम जो है वो आरबीआई करती है। बाद में अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में जब बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ अगर फंक्शन की बात करें तो ये इंडिया में इन्फ्लेशन को जो है स्टेबलाइज या स्टेबल करने की कोशिश करता है। स्टेबलिंग, टारगेटिंग इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ कंजप्शन या कंज्यूमर कंजम्पशन, इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन को स्टेबल करने का काम, स्थिर करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। वो अपने मॉनेटरी जो है टूल्स के माध्यम से करता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिक्स्थ अगर फंक्शन की बात करें तो ये रुपए के जो है एक्सचेंज रेट को जो है स्टेबल करने का काम करता है। रुपी एक्सचेंज रेट, यानी रुपए के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। और तीसरा जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो
फॉरेक्स रिज़र्व को जो है रिज़र्व को जो है रखने का काम कौन करता है, यानी फॉरेक्स रिज़र्व कहाँ जमा होता है, वो आरबीआई में जमा होता है। फॉरेक्स रिज़र्व मतलब फॉरेन करेंसी का रिज़र्व जो होता है। और अगर नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईएमएफ में ये क्या होता है, एजेंट होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट कौन होता है, आरबीआई होता है। ये इस बात को भी आप सीरियसली जो है रिमेंबर रखेंगे। और इसके बाद चाहे जितने भी डेवलपमेंट बैंक हो, जैसे कि सिडबी है, और इसके बाद इडबी है, नाबार्ड है, एनएचबी है, इन सबको जो है प्रमोट करने का काम या इनके प्रमोशन का, इनके जो है रिफॉर्मेशन का या इनमें रिफॉर्म्स करने का, इनके रूल और रेगुलेशन को बनाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इडबी, यानी इन सबका जो इंस्पॉन्सर्ड बैंक होता है वो आरबीआई होता है। ये सब ऐसे इससे बैंक हैं जो एमएसएमई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और हाउसिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो ये सारे बैंक होते हैं। तो इनके जो स्पॉन्सरशिप और इनके जो है रिफॉर्मेशन या इनके जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे जो है आरबीआई के द्वारा किए जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेगुलेट एंड कंट्रोल बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में किसी भी प्रकार का बैंक हो उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई के फंक्शन को देखने के बाद अब जो है हम उसके क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि किस टूल्स या किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आरबीआई अपने क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में करता है, या इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए क्या क्या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज़ करता है। तो अगर हम इसके पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो सीआरआर है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये ऐसा रेशियो होता है जिसमें बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो है कैश फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसी को हम जो है सीआरआर कहते हैं। और ये इस समय 3%। सीआरआर का मतलब रेशियो और परसेंटेज विच अ बैंक डिपॉजिट अगेन इन कैश फॉर्म अगेंस्ट इट्स टोटल डिपॉजिट, यानी अपने टोटल डिपॉजिट के अगेंस्ट जितना परसेंटेज कैश फॉर्म में आरबीआई के यहाँ डिपॉजिट करता है एक बैंक, उसी को हम सीआरआर कहते हैं। टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक इन कैश
फॉर्म विथ आरबीआई, यानी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट कैश फॉर्म में आरबीआई के पास होता है। अब ये टोटल डिपॉजिट का मतलब ये है कि कुछ परसेंट जो जितना बैंक की क्रेडिट होती है उसका कुछ परसेंट जो है कैश फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, उसी को हम सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो अगर हम इसके करंट रेट की बात करें तो ये 3% है और ये समय समय पे चेंज होता रहता है। जब जब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अनाउंस करता है तो उसमें सारे रेट्स को चेंज करता रहता है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें उसके पहले हम इस बात कर लेते हैं कि ये इस इंस्ट्रूमेंट की क्या आवश्यकता होती है या इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसे जो है आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए करता है। तो जब भी मार्केट में करेंसी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, यानी इसके परसेंटेज को रेट को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है बैंक की कैश जो है वो आरबीआई के पास चला आता है और जो एक्सेस क्रेडिट होता है मार्केट में या इकोनॉमी में या बैंक के पास वो आरबीआई के पास चला जाता है, जिससे एक्सेस मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है और ये ज़्यादातर प्रयोग जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में किया जाता है। तो अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो पहला इफ़ेक्ट हो जाएगा इंक्रीज़। तो जब इसके रेट को इंक्रीज़ किया जाता है सक फ्लो ऑफ करेंसी, यानी करेंसी के फ्लो को जो है वो कम कर देता है जब भी जो है सीआरआर का रेट बढ़ जाता है। अब डिक्रीज़ कब किया जाता है? जब सीआरआर डिक्रीज़ कर दिया जाए। यानी इकोनॉमी में करेंसी को इंजेक्ट करने के लिए सीआरआर को डिक्रीज़ किया जाता है। तो ये आपका सीआरआर रहा और इसका इफ़ेक्ट रहा कि टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक इन कैश फॉर्म विथ आरबीआई इट कॉल्ड सीआरआर। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब भी आरबीआई इसके रेट को इंक्रीज़ करता है, किस लिए करता है? इकोनॉमी से या मार्केट से जो है करेंसी फ्लो को शक करने के लिए, मनी को शक करने के लिए, कम करने के लिए। और ये तब करता है जब बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो जाता है और हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता है या जो मनी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, अगर इसके रेट को आरबीआई डिक्रीज़ कर देता है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी में करेंसी या मनी को इंजेक्ट करना चाह रहा है। अब इसके जो है पहले टूल्स को देखने के बाद हम नेक्स्ट टूल को देखते हैं। जिसको जो है एसएलआर कहते हैं। जिसको स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये नॉन कैश फॉर्म यानी बैंक का वो टोटल डिपॉजिट जो बैंक अपने पास नॉन कैश फॉर्म में रखता है, यानी बिना कैश के रखता है, जैसे कि किसी सिक्योरिटी के रूप में रखता हो, किसी बॉन्ड पेपर के रूप में रखता हो या दूसरे असेट जैसे गोल्ड के रूप में रखता हो, उसको हम स्ट्रेचरी जो लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। यानी टोटल डिपॉजिट
of a bank which is to be maintained by bank itself in नॉन कैश फॉर्म, यानी बिना नकदी फॉर्म में किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे कि किसी बॉन्ड में के रूप में हो गया, सिक्योरिटी के रूप में हो, किसी पेपर्स के रूप में हो गया, या गोल्ड के रूप में हो गया, यानी नॉन कैश फॉर्म में वो टोटल डिपॉजिट जिसको बैंक को अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है, उसी को हम जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब अगर इसके करंट रेट की बात करें तो वो 18.50%, ये इसका करंट रेट है जिसको नॉन कैश फॉर्म में बैंक को अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। अब ये जो है इसका यूज़ क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो होता है वो बेस रेट को, बैंक के बेस रेट को डिसाइड करने में किया जाता है। यानी आरबीआई किसी बैंक के बेस रेट को कैसे डिसाइड करेगी वो उस बैंक के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे डिपेंड करता है। यानी आरबीआई के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अकॉर्डिंग बैंक का बेस रेट डिसाइड होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आरबीआई के टूल्स की बात करते हैं। वो आपका है बैंक रेट। बैंक रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है, उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। लेंड यानी आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म में जो लोन देता है जिस रेट पे, उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। रेट एट विच आरबीआई लेंड फॉर लॉन्ग टर्म टू अ बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। अब जो है बैंक रेट की अगर हम बात करें उसके करंट रेट की, तो वो 4.65 है। बैंक रेट हमेशा जो है सीआरआर से लगभग 1% ज़्यादा ही होता है। यानी बैंक रेट और रेपो रेट, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे रेपो रेट, उसके बीच में दो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है। और एक और न्यू टर्म यूज़ किया है जिसको रेपोज कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच का होता है जिसको मिड टर्म कहते हैं। जैसे कि 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ का हो गया, उसको हम टर्म रेपोज कहते हैं। तो बैंक रेट वो होता है जिस पर आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, जो कि इस समय 4.65% होता है। अब इस बैंक रेट के थ्रू कौन कौन जो है आरबीआई से बारो कर सकता है, हु कैन बारो, यानी आरबीआई से लोन कौन कौन ले सकता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, बारो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और इसके बाद सेंट्रल पब्लिक या जिसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं, एससीबी का मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और एनबीएफसीज और दूसरे जो भी
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो जो है बैंक रेट के थ्रू आरबीआई से लोन या बारो कर सकते हैं। अब बैंक रेट के बाद हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट बैंक रेट का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट होता है, तो रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट होता है। यानी बैंक रेपो रेट को हम शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट का मतलब ये हो गया कि एट विच आरबीआई लेंड टू बैंक अदर बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, छोटे समय के लिए, ओवरनाइट पीरियड के लिए, 1-2 दिन या 1 हफ्ते के लिए देता है, तो उसको हम जो है रेपो रेट कहते हैं। और बैंक रेट इसका जस्ट रिवर्स है, अपोजिट है, जिसमें लॉन्ग रेट या लॉन्ग जो है टर्म के लिए लेंडिंग आरबीआई किसी दूसरे बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल या एनबीएफसी जो भी हो, जो बारो करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट के थ्रू देता है, और शॉर्ट टर्म में यानी कम अल्प समय अवधि के लिए रेपो रेट का यूज़ होता है। अब इसको रेट ऑफ रीपर्चेज भी कहते हैं, और रेट ऑफ डिस्काउंट भी कहते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट ये कहते हैं क्योंकि इस लेंडिंग जो होता है, बैंक आरबीआई जो लेंड करता है, वो बैंक के सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड को क्या कर लेता है, परचेस कर लेता है, खरीद लेता है, जिसके बाद जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए उनको ये उस सिक्योरिटी के बिहाफ पे लोन उनको देता है। लेकिन जब जो है दोबारा बैंक्स जो है अपने सिक्योरिटी या अपने पेपर्स या बॉन्ड पेपर्स को जब दोबारा परचेस करते हैं, तो उनके जो सिक्योरिटी होती है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है एट करंट बैंक रेपो रेट। यानी करंट रेपो रेट पे उस सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसको रेट ऑफ डिस्काउंट कहते हैं। अब इसका यूज़ जो है इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। जब भी रेपो रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो बैंक के जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि करेंसी फ्लो या बारोइंग जो है वो कम हो जाती है इकोनॉमी में, जिससे करेंसी का फ्लो कम हो जाता है। और डिक्रीज़ व्हेन रेपो रेट डिक्रीज़, यानी ये भी जो है इकोनॉमी में मनी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए एक टूल्स है। यानी कि जब भी जो है इकोनॉमी में करेंसी को या मनी को इंजेक्ट करना होगा, फ़्लो को बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा, तो आरबीआई क्या करेगा कि रेपो रेट को कम से कम कर देगा, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बारोइंग जो है बैंक करेंगे आरबीआई से, तो उनको सस्ता लोन मिलेगा। और जब बैंक को सस्ता लोन आरबीआई से मिलेगा तो वो दूसरे जो है कस्टमर्स को, जो डेबिटर होंगे, जो बैंक से लोन लेते हों, चाहे वो एज ए होम लोन हो, कार लोन हो, या कोई भी लोन हो, या एमएसएमई लोन हो, इंडस्ट्री के लिए लोन ले रहे हों, या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हों, तो वो सस्ता हो जाता है।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी फ्लो इकोनॉमी में होने लगता है। तो इंक्रीज़ करने से मनी फ्लो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जब भी जो है रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो लोन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, बारोइंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे जो है कम से कम जो है बारो बैंक करते हैं और बैंक का भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे कस्टमर भी क्या करते हैं, कम से कम बारोइंग करते हैं और मनी का फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाता है। यानी कि अगर हम इसके रिजल्टेंट प्रोसेस को देखें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी जो है रेपो रेट काम आता है। यानी कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाए और जब इन्फ्लेशन कम हो तो रेपो रेट को कम कर दिया जाए। तो यानी कि मनी की वैल्यू जब डिक्रीज़ हो जाए तो रेपो रेट को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, और मनी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो तो रेपो रेट को कम कर देना चाहिए। तो ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल हो गया रेपो रेट और उसका इम्पैक्ट या कैसे यूज़ जो है आरबीआई करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह रेपो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म लोन बैंकों से करता है। यानी रेपो रेट में जो है आरबीआई लेंड करती है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। आरबीआई को जो है बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। तो ये भी जो है मनी के फ्लो को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। जब भी ये जो है क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन हो जाए इकोनॉमी में तो रिवर्स रेपो रेट को जो है बैंक क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे जो है आरबीआई बढ़ा देता है, जिससे बैंक को जो है आरबीआई को लेंड करने में फ़ायदा होता है। और आरबीआई जो है क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से शॉर्ट टर्म लोन जो है वो बैंक से लेता है। यानी कि ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है इंटरेस्ट देता है, या वो इंटरेस्ट होता है जिस वो आरबीआई पे करता है उन क्लाइंट्स को जो आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। अब जो है इसका यूज़ किस किस चीज़ के लिए किया जाता है। पहला तो अगर हम इसके यूज़ को देखें तो बैंक के लॉस को कट करने के लिए। सेकेंड, अगर हम इसके नेक्स्ट यूज़ को देखें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का के लिए भी जो है रिवर्स रेपो रेट एज ए टूल यूज़ किया जाता है। अब इसको देखने के बाद दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट जो है बैंक के डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है। यानी कि बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो डिपेंड करता है रिवर्स रेपो रेट पे, और रिवर्स रेपो रेट का भी जो है इम्पैक्ट वो इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अब इसके बाद रिवर्स रेपो रेट को देखने के बाद हम उसके करंट रेट को देख लेते हैं। तो 3.35% जो है इसका करंट
रेपो रेट है। यानी कि जब भी जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या बैंक के लॉस को कंट्रोल कट करना हो, तो वो रिवर्स रेपो रेट के टूल को जो है आरबीआई एज ए मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ करती। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको एमएसएफ कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी। कि मॉनेटरी पॉलिसी में इसको यूज़ किया गया था। अब इसका मतलब क्या होता है कि इस फैसिलिटीज़ के थ्रू बैंक जो है वो ओवरनाइट में आरबीआई से बारो कर सकते हैं अपने जो है नेट डिमांड और टाइम जो है लायबिलिटी के 1% का। यानी कि जितना उनका एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 1% जो है वो आरबीआई से ओवरनाइट में बारो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। यानी अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का 1% जो है वो ओवरनाइट में आरबीआई से बारो कर सकते हैं इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ से, जो कि 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम इसके करंट रेट को देखें तो ये 4.65%। यानी जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो कितना है, 4.65%। अब इसको जो है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको जो है रुपीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है। और चेकिंग एक्सचेंज रेट, यानी रुपए के एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम आरबीआई के नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, जो कि अदर्स टूल्स हैं। अब नेक्स्ट अगर हम आरबीआई के टूल्स की बात करें तो वो बेस रेट होता है। बेस रेट वो रेट होता है जिससे नीचे कोई भी बैंक जो है वो लेंड नहीं कर सकता है। यानी बैंक रेट से नीचे जो बेस रेट है उससे नीचे जो है बैंक किसी भी जो है कस्टमर को लेंड नहीं कर सकता है।
अब इसको जो है यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जितने भी होंगे, इस बैंक रेट से, जो भी बैंक रेट जो है आरबीआई डिसाइड करती है, उससे नीचे जो है वो लेंड नहीं कर सकते, या बेस रेट। तो बेस रेट जो है वो हर बैंक का क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है उसके कि कितना उसका कैपिटल एडजस्टमेंट है, या मार्जिनल कैपिटल के बेस्ड पे उसके बेस रेट को डिसाइड किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें कि बेस रेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों बेस रेट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, तो लेंडिंग प्रोसेस रेट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। यानी लोन का जो रेट हो, इंटरेस्ट रेट, उसको जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस बेस रेट को जो है क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन के बेटर असेसमेंट के लिए, यानी बेटर से बेटर जो है मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो सके, उसके लिए, यानी कि लोगों के पास जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से अच्छे पहुंच सके, या उनका अच्छे से अच्छे उपयोग हो सकें, इसीलिए जो है इसका बेस रेट का उपयोग या इंट्रोडक्शन किया गया। फॉर बेटर असेसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी बेस रेट के थ्रू जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन का अच्छे से अच्छा असेसमेंट किया जाता है, इसीलिए बेस रेट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 2010 में इसको जो है क्या कर दिया गया, डीरेगुलेट कर दिया गया। आरबीआई के द्वारा जो है बेस रेट को क्या कर दिया गया, डीरेगुलेट कर दिया गया। अब हर बैंक का अपना अपना अलग अलग बेस रेट है, जो कि जितना जो है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है बैंक का, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका बेस रेट है। और वो अपना अलग अलग जो है हर बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, उसके अब अपने अपने अलग अलग बेस रेट है। तो ये बात बेस रेट की रही। अब हम कुछ 2-3 और टूल्स की बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, क्रेडिट पॉलिसी के को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई जो है, या ओपन मार्केट जो है एक ऐसा ऑपरेशन या ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू जो है आरबीआई सिक्योरिटी या बॉन्ड पेपर्स या सिक्योरिटी पेपर का सेल परचेज करती है। यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का यूज़ जो है ओपन मार्केट के थ्रू होता है। यानी सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द मार्केट एंड परचेज फ्रॉम द मार्केट हैपन विया ओपन मार्केट ऑपरेशन।
यानी आरबीआई अपने इस टूल्स के माध्यम से या तो मार्केट में अन्य बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जो है सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करती है, या गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ को जो है वो क्या करती है, सेल करती है। सेल कब करती है? जब मनी को जो है इकोनॉमी से सक करना होता है, कम करना होता है मनी फ्लो को, तब वो जो है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ बैंक जो अपने पास वो हेल्ड किए होती है, या बैंक के जो होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक या अदर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, उसको जो है क्या करती है, सेल कर देती है, और मनी जो है फ्लो वो इकोनॉमी में कम हो जाता है। और जब भी जो है मनी को इकोनॉमी में इंजेक्ट करना होता है तो वो क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक या अदर्स जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे एनबीएफसीज या कोऑपरेटिव बैंक या अदर्स, तो उनके जो है सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड पेपर को परचेस कर लेती है, जिससे जो है बैंकों के पास क्रेडिट चला जाता है या मनी चली जाती है, और मनी का फ्लो जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद तो ये आपके कुछ जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के टूल रहे और आरबीआई का फंक्शन रहा, ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मॉनेटरी की वजह से, पॉलिसी की वजह से आते हैं, या एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो गई, लिक्विडिटी की, उसकी वजह से इकोनॉमी में हमेशा आते रहते हैं, जिससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स पेपर्स में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।